हेलो 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 वेलकम। चलो, आज अपन कर रहे हैं ऐसे 530, दैट इज़ योर ऑडिट सैम्पलिंग। वही ऑडिट इन 100 पेजेस का जो नोट्स है, जिसको ये स्टैंडर्ड्स फ्री में चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने फ्री में अपलोड किए। एंड अगर आपको पूरी ऑडिट की बुक चाहिए तो वो आपको वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हो। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। चलो, तो ऐसे 530 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ योर ऑडिट सैम्पलिंग। तो ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ 100% ऑडिट प्रोसीजर। देखो, ऑडिट प्रोसीजर आप पूरे अप्लाई करते हो। एप्लीकेशन ऑफ 100% ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन मतलब आपका टोटल, आपका जो टोटल चीज़ है, आपको सारे ट्रांजैक्शन, सारे इवेंट्स, जो कुछ भी है, आप लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन को ऑडिट करते हो, बट विद 100% ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स में कोई शॉर्टकट नहीं होगा। ओके, आप ऑडिट आइटम्स आपके कम रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ कुछ वर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए, तो वो मैंने पहले डेफिनेशन में डाल दिए स्टार्टिंग के। तो फर्स्ट इज योर ऑडिट सैम्पलिंग, सेकेंड इज योर स्ट्रैटिफिकेशन। देखो, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ईच सच ग्रुप इज कॉल्ड अ स्ट्रैटा। देखो, आपका जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे। तो आप व्हेन यू ग्रुप सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू वन ग्रुप, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रैटा। तो अब देखो, इसका बेनिफिट क्या हो गया? आप हर स्ट्रैटा से एक एक ट्रांजैक्शन उठा सकते हो, क्योंकि वो स्ट्रैटा के अंदर सारे ट्रांजैक्शन एक ही टाइप के या समवट सिमिलर है। तो आप उनमें से कोई एक उठा लो तो इट इज एज गुड एज जैसे आपने पूरा स्ट्रैटा को ऑडिट कर लिया। तो ईच सच ग्रुप इज कॉल्ड अ स्ट्रैटा। Each stratum is treated as if it were a separate population and proportionate items are selected from each। तो जिससे कि आपको हर वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस मिल सके, आप हर स्ट्रैटा से एक ऐसा आइटम उठा लोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी टू अ पर्टिकुलर सैम्पलिंग प्रोसीजर। आपको याद है हमने पढ़ा था मटीरियलिटीज ऑफ टू टाइप्स। आप अगर अपने ऐसे में जाओ जिसमें हमने मटीरियलिटी कवर किया है, उसमें हमने पढ़ा था इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक है आपका प्लानिंग मटीरियलिटी, दूसरा आपका परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। तो एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी टू अ पर्टिकुलर सैम्पल प्रोसीजर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या है? टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, दैट इज द रेट ऑफ डिविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। देखो, आपका थोड़ा सा कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ डिविएट हो रहा है, तो इट इज द रेट ऑफ डिविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर सेट बाय द ऑडिटर, in respect of which the auditor seeks to obtain an appropriate level of assurance that the rate of deviation set by the auditor is not exceeded by the actual rate of deviation। देखो, टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन में ऑडिटर ने क्या चेक किया था कि बॉस, आई एम ओके अगर मेरे 5% ऑफ ट्रांजेक्शन, सपोज मान लो 5% ऑफ ट्रांजेक्शन डू नॉट कन्फर्म टू माई एक्सपेक्टेशन। मैं जब कुछ ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, बॉस इसमें से मुझे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने सपोज 5% किया, एंड सपोज मेरा जो एक्चुअल रिजल्ट आया वो 7 या 10% आया कि भाई इतने इसमें चेंज है। तो मैं टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन इज 5%, मतलब एनीथिंग फ्रॉम 1 to 5% इज ओके। तो एक बार फिर से पढ़ लो, रेट ऑफ डिविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर सेट बाय द ऑडिटर in respect of which the auditor seeks to obtain an appropriate level of assurance that the rate of deviation set by the auditor is not exceeded by actual rate of deviation। देखो, एक rate of deviation set by auditor है, एक है actual rate of deviation in the population। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। भाई आपके सैम्पलिंग के टाइप्स क्या होते हैं? तो आपके बेसिकली दो मेथड है, एक है आपका स्टैटिस्टिकल, एक है आपका नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच में आपका क्या होता है? इट इज अ साइंटिफिक सैम्पलिंग बेस्ड ऑन यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी रैदर देन ऑडिटर्स ओन जजमेंट। इसमें ऑडिटर अपना खुद का दिमाग यूज नहीं करता, एक सॉफ्टवेयर रहती है, वो सॉफ्टवेयर में वो डेटा डाल देते हैं कि बॉस ये है, मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल इतना है, मैं इतना टॉलरेंस मेरा इतना है। उस बेसिस पे सॉफ्टवेयर इटसेल्फ आपको सैंपल देती है कि भाई ये ट्रांजैक्शन आप चेक कर लो। दैट इज योर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड। सेकेंड क्या है आपका? नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच में इट इज सैम्पलिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ ऑडिटर। इन दिस केस ऑडिटर यूजेस हिज ओन प्रोफेशनल जजमेंट कि बॉस मुझे कहाँ पे लगता है, कहाँ पे इशूज हो सकते हैं, मुझे कौन से ट्रांजैक्शन चेक करने हैं। दैट इज बेस्ड ऑन हिज प्रायर पीरियड एक्सपीरियंस कि बॉस मैंने यही क्लाइंट को लास्ट ईयर जब किया था, मुझे ये जगह पे काफ़ी इशूज मिले थे, तो वो इस साल उधर से ज़्यादा सैम्पल्स लेगा। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। चलो, अब अपने दोनों अपने रिस्क क्या इन्वॉल्व है, अपन सैम्पलिंग के वजह से हमारी क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला आपका आता है सैम्पलिंग रिस्क
एंड सेकेंड है आपका नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क क्या बोलता है? रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैम्पल मे बी डिफरेंट फ्रॉम कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वॉज सब्जेक्ट टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। देखो हमने क्या किया, हमने ऑडिट सैम्पलिंग की, हमने कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लिए, हमने कुछ जो सैंपल में आता है हमने बस उन्हीं को ले लिया। तो सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि बॉस हमने जो सैंपल्स के बेसिस पे जो रिस्क बनाई है, हमने जो सैंपल्स के बेसिस पे ओपिनियन बनाई है वर्सेस हम जो ओपिनियन बनाते हैं, अगर हम पूरी पॉपुलेशन चेक करते हैं, मतलब 100% ऑफ द पॉपुलेशन अगर हम चेक करते तो हमारी जो ओपिनियन आती, अगर ये दोनों ओपिनियंस में कुछ डिफरेंस है या ये दोनों अलग है, दैट इज योर सैम्पलिंग रिस्क। की बॉस ये मेरी जो ओपिनियन आई है दिस इज बिकॉज क्योंकि मैंने सैम्पल किया है, तो दैट इज योर सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लो। रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैम्पल may be different from conclusion if the entire population was subjected to the same audit procedure। कि मेरी जो सैंपल से जो ओपिनियन आई है वर्सेस जो अगर मैं 100% ऑफ द पॉपुलेशन को ऑडिट करता तो मेरी क्या ओपिनियन आती, अगर इन दोनों की जो डिफरेंस है, अगर ये दोनों अलग है, तो दिस इज माई सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, तो इसमें अपने दो रहते हैं, एक आपका रहता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड दूसरा आपका रहता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो देखो आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आपका क्या क्या आता है, दैट इज कंट्रोल्स आर डिक्लेयर्ड मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, और या तो कंट्रोल आर डिक्लेयर्ड लेस इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, मतलब जो एक्चुअली है उससे या तो मोर इफेक्टिव या तो लेस इफेक्टिव आपकी एज पर यू है। क्यों? क्योंकि आपने सैम्पलिंग की है। एंड सेकेंड क्या है आपका टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट डिक्लेयर्ड नॉट टू एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज। मतलब क्योंकि आपने इसका मतलब क्या है कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किए थे उसमें कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, बट जो सैंपल्स आपने सेलेक्ट नहीं किए उनमें उनमें मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट डिक्लेयर्ड नॉट टू एग्जिस्ट। हमारे सैंपल्स में क्योंकि कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट था ही नहीं, तो हमने डिक्लेयर किया कि देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट व्हेन इन फैक्ट इट डज, क्योंकि हमारे जो हमने जो सैंपल्स में आइटम नहीं उठाए उनमें है। ठीक है, एंड इसमें सेकंड क्या, मटीरियल मिस स्टेटमेंट डिक्लेयर्ड टू एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज नॉट। मतलब आपको आपने जो सैंपल्स उठाया उसमें आपको मिल गया, बट इट माइट बी अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट डिक्लेयर्ड टू एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज नॉट। चलो इसमें क्या बोल रहा है, अफेक्ट्स ऑडिट इफेक्टिवनेस एंड इज मोर लाइकली टू लीड टू एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। तो इससे हमारा जो इफेक्टिवनेस है वो ऑफकोर्स उससे तो फर्क पड़ेगा ही, एंड इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन होएगी। एंड इसमें क्या है, अफेक्ट्स ऑडिट एफिशिएंसी एज इट वुड लीड टू एडिशनल वर्क टू एस्टैब्लिश दैट इनिशियल कंक्लूजन वर इनकरेक्ट। देखो आपने जैसे मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर आपको अब और यू विल हैव टू गेट इनटू मोर डिटेल, यू विल हैव टू गेट इनटू मोर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो इससे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बॉस एक्चुअली मिसस्टेटमेंट है नहीं, ये क्योंकि आपने बस एक सैंपल उठाया इसलिए आपको लगा मिसस्टेटमेंट है। तो इसलिए आपकी ऑडिट एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, बिकॉज इट वुड लीड टू एडिशनल वर्क टू एस्टैब्लिश कि आपका जो इनिशियल कंक्लूजन है कि बहुत मिसस्टेटमेंट है, उसको इनकरेक्ट प्रूव करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। सैम्पलिंग में आपके दो टाइप ऑफ रिस्क है, एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक है आपका टेस्ट ऑफ डिटेल्स। दोनों में कि भाई जो होना था वो नहीं है और जो नहीं होना था वो है। ओके, फिर है आपका नॉन सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है, रिस्क दैट द ऑडिटर रीचेस एंड एरोनियस कंक्लूजन फॉर एनी अदर रीजन। ये आपका सारा मिसलेनियस है कि भाई एक तो रिस्क मेरा सैम्पल की वजह से, एंड बाकी आपके जो सारे रिस्क आपके इनहेरेंट रिस्क ऑफ ऑडिट है जो सब भी, वो सब आपके नॉन सैम्पलिंग रिस्क में आता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है। तो ऑडिटर की ड्यूटीज विद रिगार्ड्स टू सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। कि भाई सैंपल डिजाइन में सैंपल किस बेसिस पे चूज करूँ, उनका क्या साइज रहेगा, कितने सैंपल्स रहेंगे, एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो वाइल डिजाइनिंग कंसिडर पर्पज ऑफ ऑडिट। आप चेक करो कि मेरे पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आप समझो पहले। ठीक है, कि आप क्यों कर रहे हो एंड आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सैंपल साइज शुड बी सफिशिएंट टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। देखो आप कभी भी सैम्पलिंग रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, अगर आप सैंपल्स ले रहे हो देयर विल ऑलवेज बी रिस्क, बट यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। जब आप अलग अलग स्टेटा से, हमने ऊपर जैसे पढ़ा था, अलग अलग ग्रुप से आप सैंपल उठाओ, अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन उठाओ, या आप कुछ आप रिस्क रिलेशन चेक करो कि बॉस इसका क्या होना चाहिए, उस बेसिस पर अगर आपने सैंपल उठाए तो यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ठीक है, ऑडिटर ड्यूटी विद रिगार्ड्स टू
परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, तो देखो योर ऑडिट प्रोसीजर शुड बी अप्रोप्रिएट टू ईच आइटम सिलेक्टेड। सेकेंड क्या बोलता है, इफ ऑडिटर इज अनएबल टू अप्लाई डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर टू सिलेक्ट आइटम, कंसिडर दैट आइटम एज अ डिविएशन। अगर आप अपने ऑडिट प्रोसीजर वो आइटम पे नहीं कर पा रहे हो तो उसका डिविएशन जैसे ट्रीट करोगे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, दैट इज डिटरमाइन वेदर सैम्पलिंग प्रोवाइड्स whether sampling provided reasonable conclusion about the population, कि आपने जो भी सैंपल सेलेक्ट की है डज इट रिप्रेजेंट द सेम ओपिनियन जो आपकी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद क्या, सैंपल सिलेक्शन मेथड। देखो ये आपको एकदम रटना है, आपके 5 सैंपल सिलेक्शन मेथड्स है। फर्स्ट इज योर रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन में क्या होता है, आप भाई आप कैसे भी उठा लो, दैट इज ऑल आइटम्स विद इन पॉपुलेशन स्टैंड एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन रैंडमली। भाई कभी भी कोई भी कैसा भी उठा सकते हो, दैट इज योर रैंडम सिलेक्शन। सेकेंड क्या है आपका, सिस्टमैटिक सिलेक्शन। सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्या बोलता है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज टू गिव अ सैम्पलिंग इंटरवल। देखो आपका जो टोटल नंबर ऑफ, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको आप डिवाइड करो सैंपल साइज से। सपोज आपका सैंपल साइज है, आपके सपोज 1000 ट्रांजैक्शन है एंड आपका जो सैंपल साइज आया वो सपोज 100 आया कि बॉस मैं 100 सैंपल्स को चेक करूंगा। तो आप जब 1000 में से 100 चेक करोगे, दैट इज बेसिकली क्या, आप 10% ऑफ द सैंपल्स चेक कर रहे हो, विच मीन्स आप क्या कर रहे हो, 1000 डिवाइडेड बाई 100 करो, दैट इज आपका 10 आया। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि बॉस एवरी 10th ट्रांजैक्शन या एवरी 10th आपका जो भी पॉपुलेशन है, एवरी 10th पॉपुलेशन को आप अपना सैंपल ले लो। तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज टू गिव अ सैम्पलिंग इंटरवल। इंटरवल मतलब 0 to 10 के बीच में एक सैंपल, 11 to 20 के बीच में एक सैंपल, ऐसे आप करते जाओगे तो आपको 100 सैंपल्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 1000। तीसरा क्या है, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। इसमें क्या बोलता है, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन इन विच सैंपल साइज सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन अ कंक्लूजन इन मॉनिटरी अमाउंट्स। आप अमाउंट के बेसिस पर चेक करोगे कि बस मुझे कौन सा सैंपल लेना है। ठीक है, मॉनिटरी बेसिस पर चेक करोगे। फोर्थ आपका क्या सिलेक्शन है, हैफाजार्ड सिलेक्शन। हैफाजार्ड सिलेक्शन के लिए क्या है, सैंपल सिलेक्शन विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर टेक्निक, नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। हैफाजार्ड होते हैं कि भाई कहीं से भी कुछ भी उठा लिया। एंड आपका आखिरी है ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कंटी ये कंटिन्यूस आइटम होना चाहिए फ्रॉम विद इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप अब ब्लॉक सेलेक्ट कर लो कि बॉस मैंने ये ब्लॉक उठा लिया, फिर मैंने ये ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन उठा ली, इधर से मैंने ये ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन उठा ली, दैट इज योर ब्लॉक सिलेक्शन। ठीक है, तो इसके आपको अगर हमें की बनानी हो तो क्या क्या हो गया अपने पास, RSMHB, RSMHB। ठीक है, तो ये आपके हो गए सैम्पलिंग सिलेक्शन मेथड, ये आपके 5 सैम्पलिंग सिलेक्शन मेथड्स हो गए। ओके, एंड लास्ट है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आपके सैंपल साइज में क्या क्या आता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सैम्पलिंग साइज में फिर से वही आ गए, एक आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड एक आपका आ गया टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, इफ देर इज अ इंक्रीज इन एक्सटेंट टू विच योर रैप टेक्स इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल्स। ठीक है, तो अगर आपका एक्सटेंड टू विद द रैप टेक्स इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल्स अगर वो इंक्रीज हुआ तो आपका सैम्पल साइज भी इंक्रीज होगा। इफ देर इज इंक्रीज इन टॉलरेबल डिविएशन रेट, मतलब देखो हमने टॉलरेंस अगर हमने बढ़ा दी कि भाई इतना इतना हुआ तो भी चलेगा, तो ऑफकोर्स आपने सिंस टॉलरेंस बढ़ा दी आपका सैम्पल साइज कम हो जाएगा। तो देखो इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन से आपका सैम्पल साइज विल डिक्रीज। फिर तीसरा क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड। अगर आपको लगता है कि आप जो पॉपुलेशन को टेस्ट कर रहे हो उसमें आपका रेट ऑफ डिविएशन हाई है, अगर आप उसमें इंक्रीज है तो ऑफकोर्स देखो आपका सैम्पल साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर आपका रैप आप अगर चेक करो तो देखो आपका रैप एंड सैम्पल साइज है डायरेक्ट रिलेशन, मतलब एक इंक्रीज होगा तो आपका सैम्पल साइज भी इंक्रीज होगा। फिर आपका रेट ऑफ डिविएशन दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन अगर इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज होगा, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट आपका टॉलरेबल डिविएशन रेट एंड आपका सैम्पल साइज है इनवर्स रिलेशन, मतलब अगर एक बढ़ा तो दूसरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब हम बात करेंगे अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बारे में।
तो टेस्ट ऑफ डिटेल दैट इज इंक्रीज इन ऑडिटर्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेसमेंट। अगर उसको लगता है कि देयर इज हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो ऑफकोर्स योर स्टैंडर्ड्स योर सैम्पल साइज विल ऑल्सो इंक्रीज। फिर क्या है, इंक्रीज इन सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स डायरेक्टेड एट द सेम असर्शन। देखो अगर आपके एस ए पी डायरेक्टेड एट द सेम असर्शन है तो फिर आपको उतने सैंपल्स नहीं लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो योर सैम्पल साइज विल डिक्रीज। फिर एक ये रेज कर देता हूँ जिससे कि इजियर हो पढ़ने में। फिर क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट टॉलरेबल डिविएशन रेट इज नॉट एक्सीडेड बाय एक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स इन द पॉपुलेशन। बेसिकली अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा जो टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन है वो कम ही रहे, इट डज नॉट एक्सीड द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन, तो फिर आपको अपना सैंपल साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, यही सेम है, अगर आप टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इफ यू आर ओके विद दैट तो फिर आप सैंपल साइज कम लोगे। एंड फिर क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन व्हेन अप्रोप्रिएट। देखो अगर आपने पॉपुलेशन को आप ग्रुप कर पा रहे हो वैसे स्ट्रैटास में, जैसे हमने ऊपर डिसाइड किया कि भाई ऑन बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप अपने ट्रांजैक्शंस को ब्रेक कर पा रहे हो कि मेरे ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन सिमिलर है, ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन सिमिलर, और आपने स्ट्रैटास कर दिए, तो डेफिनेटली आपको कम टाइप ऑफ सैंपल्स लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप हर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में से दो तीन ट्रांजैक्शन उठा सकते हो चेक करने के लिए। तो स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन व्हेन अप्रोप्रिएट, इस केस में आपका सैंपल साइज विल डिक्रीज, ठीक है। चलो तो इसी से अपना ये ऐसे भी खत्म हो जाता है विद रिगार्ड्स टू ऑडिट सैम्पलिंग। अपना नेक्स्ट ऐसे रहेगा ऐसे 540 दैट इज ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट्स और आपका फेयर वैल्यू एस्टीमेट्स एंड जो भी आपके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स है। चलो वीडियो को लाइक कर दो एंड अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।